तो कैसे हो आप लोग। पिछली लास्ट क्लासेस में हमने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में डिटेल में पढ़ा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्ज़ाम में आप लोगों को काम आने वाला है। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ा, लेकिन हमारी अभी जैसे संसद चल रही है, तो अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि महिला विधेयक बिल पास नहीं हो पाया। तो भारत के संविधान में जब भी कोई कानून में परिवर्तन करना होता है, तो संसद में पहले उस पर बहस होती है, और उस बहस के बाद जो मुख्य कुछ ऐसे संशोधन हैं जो मेजर संशोधन कहे जाते हैं, उसको 2/3 बहुमत से पारित होना होता है। 2/3 का मतलब है कि अगर संख्या 100 है, सॉरी, अगर संख्या 150 है, तो उसका 2/3 कितना हुआ, लगभग 100 लोग। तो 100 लोग उस विधेयक को पारित करेंगे। कौन लोग? संसद के लोग, हम लोग नहीं, संसद के लोग हमारे नुमाइंदे होते हैं। हमने उनको नुमाइंदगी के लिए भेज दिया है। अब वो हमारे अच्छे बुरे का जो भी हो डिसीज़न ले, हमारा उसमें कोई डायरेक्टली रोल नहीं होता। लेकिन क्या कितना बढ़िया होता, लोकतंत्र का असली रूप क्या होता कि जब भी कोई महत्वपूर्ण विधेयक होता, तो उस पर पूरे देश की वोटिंग ली जाती और फिर उस पर चुनाव किया जाता कि ये विधेयक पारित होना चाहिए, नहीं पारित होना चाहिए। ऐसा कुछ सिस्टम होता तो क्या ही बात होती। तो हमने पिछले क्लासेस में लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ा। तो चूंकि उसमें हमने ये भी पढ़ा कि कौन राज्यसभा का सांसद हो सकता है और कौन लोकसभा का सांसद हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट में डिटेल में हम कर लेंगे। सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए, मतलब इंडियन सिटीजन होना चाहिए। उम्र जो है वो 30 वर्ष से कम ना हो। कितने? 30 वर्ष, एटलीस्ट 30 वर्ष का वो होना चाहिए। 29 साल का है वो तो नहीं हो सकता। सरकार में किसी, मतलब सरकारी नौकरी ना हो, सरकार के किसी लाभ के पद पर ना हो का मतलब है कि सरकारी नौकरी पे ना हो, तो वो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। देखिए, अब यहाँ पे एजुकेशन के बारे में इसमें कोई भी चर्चा नहीं की गई है, जबकि इसको कहा जाता है उच्च सदन। इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारे किसी भी, चाहे वो राज्यसभा हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, वहाँ पे एजुकेशन का कोई रोल नहीं है। ऐसी लोकसभा, लोकसभा संसद का निम्न सदन है। लोकसभा में संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य होते हैं, और राज्यों से इसमें 530, और निर्वाचित होकर केंद्र शासित प्रदेश से 20 सदस्य आते हैं। अब इसमें कौन कौन सदस्य हो सकता है, इसका डिटेल मैंने पढ़ा दिया लाइव। भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु कम से कम उसने की हो। अभी मैथिली ठाकुर ने देखिए चुनाव लड़ा था बिहार में, हालांकि वो विधानसभा के सदस्य हैं। तो इसी तरह वहाँ भी 25 वर्ष की लिमिटेशन है विधान परिषद में। जो लोकसभा की योग्यताएं हैं वही विधानसभा की भी योग्यताएं हैं। तो सबसे पहले वह भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। किसी भी संसदीय, मतलब भारत का वोटर होना हो, पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। राज्यसभा में वो भी नहीं है, सरकारी नौकरी में या लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति के बारे में। देखिए, राष्ट्रपति कौन बन सकता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि राष्ट्रपति के लिए भी हमारे यहाँ कोई भी शैक्षिक बाध्यता नहीं है। अब चाहे आप इसको अच्छाई कह लीजिए या बुराई कह लीजिए। देखिए, जब हमारा देश में संविधान बना था, उस समय हमारी साक्षरता दर बहुत कम थी। तो जनरली लोग पढ़े नहीं होते थे, लेकिन गढ़े होते थे। हर चीज़ में वो गढ़े हुए होते थे, हर चीज़ में उनका अनुभव होता था। लेकिन आज जो सब कुछ है हमारी पढ़ाई है। आज जो पढ़ता है वही गढ़ता है। पहले लोग पढ़ते भी नहीं थे लेकिन गढ़ते भी थे। अब ऐसा नहीं है। अब क्या है, जो पढ़े होते हैं वही गढ़े होते हैं। हालांकि अपवाद हर जगह मिल जाएंगे। तो इसमें आपको क्या लगता है, संशोधन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल से तो होना चाहिए, बाकी आप लोग भाई बताइए। तो क्या होता है, प्रथम नागरिक होना कहलाता है राष्ट्रपति। उसकी उम्र राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष, मतलब 35 साल के बाद ही कोई राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष, एक बार सेलेक्ट होने के बाद 5 वर्ष तक वो राष्ट्रपति रहता है, और इन्हें केवल महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों को। हालांकि जो जो बहुत ही मुश्किल कार्य है एक तरह से महाभियोग लगाना। राष्ट्रपति को कार्यपालिका का अध्यक्ष कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि हमारी जो संसद है वो 3 पार्ट में विभाजित है। कार्यपालिका,
न्यायपालिका और जो उसमें संसद वगैरह का जो आता है, तो ये हमारी कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति जितने भी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही राज्यपाल की सबसे, इसमें क्वेश्चन करके राष्ट्रपति बनने की उम्र कितनी है, 35 वर्ष। कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होगा, राष्ट्रपति होगा, ये याद रखिएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री सलाह देते हैं। करता देखिए डायरेक्टली प्रधानमंत्री है, लेकिन सिग्नेटरी अथॉरिटी जो है वो राष्ट्रपति है। इनको तीनों सेनाओं का प्रमुख कहा जाता है। राष्ट्रपति को संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है, आपको पहले बता दिया। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र, अगर किसी कारणवश वो समय से पहले रिटायर होना चाहता, वो नहीं बना रहना चाहता राष्ट्रपति, तो अपना त्यागपत्र वो उपराष्ट्रपति को सौंपेगा, और उपराष्ट्रपति वन किसको सौंपेगा, वो राष्ट्रपति को सौंपेगा। इसके इन केस अगर उपराष्ट्रपति मौजूद नहीं है तो उस समय मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को वो सौंपता है। अनुच्छेद 246 के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करने हेतु तो अनुसूची में 3 सूचियों का उल्लेख है, ये तो बता दिया। जो 3 सूची हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, ये सब 246 कानून के अंतर्गत आता है। 2 4 6 2 4 6 3 अंक हो गए ना 2 के पहाड़े के, तो 2 4 6 केंद्र, राज्य और समवर्ती, ये सब पढ़ाया जा चुका है आपको। अब आता है विधानसभा, ठीक है। विधानसभा राज्यों में होती है। राज्यों के प्रशासन को सही तरीके से चलाने के लिए देखिए 2 चीज़ों का होता है चुनाव हमारे यहाँ। एक सांसदीय चुनाव होता है, संसदीय चुनाव, और एक होता है विधानसभा चुनाव। जब संसदीय चुनाव होता है तो हमारे देश में केंद्रीय स्तर की सरकार बनती है। जैसे 2000 पहली बार जब मोदी जी आए थे 2014 में संसदीय चुनाव हुआ था, और भाजपा ने मोदी जी के नेतृत्व में जो बीजेपी के सांसद थे और एनडीए के सांसद थे, उन्होंने मोदी जी को अपना नेता चुना था और उसी पे वो प्रधानमंत्री बने थे। तो जब संसदीय चुनाव होता है तो ये समझ लीजिए कि आप प्रधानमंत्री चुनने के लिए वोट कर रहे हैं। अगर अब सीएम का चुनाव हो रहा है, जैसे योगी जी का अब 2027 में चुनाव होने वाला है, ठीक है, 2027 में चुनाव होने वाला है यूपी का, तो हम किसको चुनेंगे, योगी महाराज को हमने लास्ट टाइम चुना था। अब 2027 में आने वाले समय में किसको चुनेंगे, ये जनता डिसाइड करेगी कि योगी आएंगे कि अखिलेश आएंगे। तो जब विधायक चुने जाते हैं, विधायक राज्य स्तर के होते हैं, और वो अपने में से एक विधायक को नेता चुनते हैं, और वही नेता, जो सबसे ज़्यादा विधायक जिसको वोट करेंगे वही नेता बनेगा, और वही नेता मुख्यमंत्री बन जाता है। तो विधानसभा जो है वो विधायकों से बनती है। तो विधानसभा राज्यों के लोगों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं। उन्हें किसी एक राज्य के 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के द्वारा सीधे तौर पर चुना जाता है। अब जैसे जिस भी क्षेत्र के हैं वहाँ के आपके लोकल विधायक और लोकल सांसद होंगे। सांसद एक बड़ा क्षेत्र होता है, विधायक एक छोटा क्षेत्र होता है। जैसे प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 2 सांसदीय सीट है, मतलब प्रतापगढ़ का कुछ हिस्सा और कुंडा वाला हिस्सा, बाबागंज का हिस्सा, ये कौशाम्बी लोकसभा में आता है, और प्रतापगढ़ लोकसभा में 2। तो इलाहाबाद का प्रतापगढ़ का परिसीमन इस तरह से है, इसके कुछ क्षेत्र जो है वो कौशाम्बी लोकसभा चुनाव के अंतर्गत आते हैं। बाकी जैसे कुंडा हो गया और रामपुर संग्रामगढ़ हो गया, लालगंज वाला जो क्षेत्र है, सदर हो गया, पट्टी हो गया, विश्वनाथगंज हो गया, यहाँ पे सब विधायक चुने जाते हैं विधानसभा का चुनाव में। तो विधानसभा के सदस्य राज्यों के लोग प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि उन्हें किसी एक राज्य के 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिक द्वारा सीधे तौर पर चुना जाता है। राज्य की विधानसभा में न्यूनतम 60 और अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। देखिए विधानसभा में कम से कम 60 और अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। 500 सदस्य, सबसे बड़ी विधानसभा कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की, ये याद रखिएगा। 400 से ऊपर 441 समथिंग है हमारे पास। और सबसे छोटी विधानसभा कहाँ की है, सिक्किम की। तो ये आप लोग ये याद रखिएगा। कुछ अपवाद भी मिलेंगे। सिक्किम विधानसभा में सदस्यों की संख्या 32 है, जो राज्यों में सबसे कम है। ये उत्तर प्रदेश सबसे अधिक है, 403, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा,
भूल गया था, 430 सदस्य होते हैं उत्तर प्रदेश में। केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी की विधानसभा में 30 सदस्य, जो सबसे कम है। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश में बात करें, सिक्किम में, राज्यों में सिक्किम, और केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होते हैं। यहाँ मुख्यमंत्री नहीं चुने जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक लोकल प्रशासन को चलाने के लिए 30 सदस्य होते हैं। और विधानसभा, जैसे सांसद में लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता था, वैसे ही विधानसभा की कार्यवाही का संचालन विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष अपने पद की अलग अलग शपथ ग्रहण नहीं करते हैं, बल्कि वे विधानसभा सदस्य के रूप में ही, मतलब इन्होंने शपथ अलग नहीं लेनी है, ये शपथ एक साथ ही लेंगे। जब अपने विधानसभा सदस्य की शपथ लेंगे तो वही उसी में से बस सीधे वो विधानसभा अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष इस समय कौन है, आप लोग इसको सर्च करिएगा। राज्यपाल विधानमंडल के सत्र को आहूत करता है, सत्रावसान कर सकता था, विधानसभा को समय से पूर्व विघटित कर सकता है। लेकिन इसमें जैसे कहने पे कहते हैं कि उसको विघटित कर सकता है, पर इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि राज्यपाल को रस्सियों से, कानून की रस्सियों से हमारे संविधान ने बांध रखा है। तो उनके वर्बली तो हैं कि वो कह सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ नियम और कायदे कानून है। तो जो पावर पूरे देश में राष्ट्रपति के पास है, वही पावर लगभग राज्य में राज्यपाल के पास होती है। अब विधानसभा के सदस्य की योग्यताएं क्या होती हैं, वही जो लोकसभा के सदस्य की होती हैं। क्या, 25 वर्ष की आयु का हो, योग्यताओं से, उन सब योग्यताओं से जो सांसद विधि द्वारा निर्धारित करे, किसी भी सरकारी नौकरी में न हो। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष होता है, लेकिन राज्यपाल इस पूर्व में भी विघटित कर सकता है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। 24 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आए इस राज्य की राजधानी लखनऊ तथा हाईकोर्ट प्रयागराज में है। हालांकि एक हाईकोर्ट लखनऊ में भी है, ये भी आप लोग जानकारी रखिएगा। संसद ने 9 नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी पहाड़ी भाग को अलग कर उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया, और बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि उस क्षेत्र का अलग करने का मतलब है थोड़ा वहाँ विकास ज़्यादा हो गया, अच्छा विकास हो गया। नहीं तो वो एक तरह से पूरी तरह से एक अलग थलग क्षेत्र था। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा हो गया था कि उसका प्रशासन मुश्किल होता है। छोटे क्षेत्र का शासन प्रशासन आसान होता है, तो इसलिए उसको दो भागों में 3 राज्य बनाए गए थे। उसमें छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश को काटकर, झारखंड बिहार को काटकर, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश को काटकर। उत्तर प्रदेश में 18 संभाग और 75 जिले हैं। याद रखिएगा, कितने संभाग है, 18, और जिले कितने हैं, 75। 350 तहसीलों वाला इस प्रदेश में 56 विश्वविद्यालय हैं। हमारे यहाँ कितने विश्वविद्यालय हैं, 56। और उत्तर प्रदेश की आबादी करीब 20 करोड़ है, जो पाकिस्तान के जनसंख्या के बराबर है। वही पाकिस्तान जो हमको हर बार धमकी देता रहता है। जब हमारा एक ही राज्य उसके बराबर है, तो तुम उछलो कितना उछल सकते हो। अगर 2 राज्य मिल जाएंगे तो तुम्हारा काम तमाम कर देंगे, तो बाकी की तो बात ही जाने दी। तो दुनिया के केवल 5 देश, चीन, भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इंडोनेशिया और ब्राज़ील ऐसे राष्ट्र हैं जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से अधिक है। अब सोच लीजिए, मतलब केवल 5 देश, जिसमें चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया और ब्राज़ील ऐसे राष्ट्र हैं जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से अधिक है। अब इसको आप तारीफ समझ लीजिए या जो भी समझना है समझ लीजिए। यूपी में सबसे ज़्यादा लोकसभा सदस्य हैं। कितने हैं? विधानसभा सदस्य भी सबसे ज़्यादा हैं और लोकसभा भी सदस्य सबसे ज़्यादा हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, क्योंकि अगर किसी को सरकार बनानी है तो अगर उत्तर प्रदेश में उसने अच्छा परफॉर्म कर लिया तो उसकी सरकार बनना लगभग तय हो जाती है। लोकसभा में 63 सामान्य वर्ग के और 17 आरक्षित वर्गों के लिए है। यहाँ की विधानसभा में सदस्यों की संख्या 404 और विधान परिषद की 100 है। देखिए, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश उन गिने चुने राज्यों से हैं जिनकी अपनी विधान परिषद ही भी है। जैसे केंद्र सरकार में लोकसभा और राज्यसभा है, तो वैसे ही भारत के कुछ राज्यों में विधानसभा तो हर राज्य में है, पर विधान परिषद केवल 5 राज्यों में है। तो विधान परिषद का कार्य वही होता है जो लगभग राज्यसभा का होता है। ये भी उच्च विधानसभा कहलाती है। तो उत्तर प्रदेश एक द्विसदनीय विधानसभा मंडल पर निचला सदन, इसमें 403 निर्वाचित सदस्य तथा राज्यपाल द्वारा मनोनीत एक आंग्ल भारतीय सदस्य भी इसमें होता है। तो इसलिए 403 चुने हुए आते हैं और 1+1 जो मनोनीत होता है राज्यपाल के द्वारा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद जो है हमारी, इसमें 100 सदस्य होते हैं, जिसको उच्च सदन कहा जाता है। इसे राज्यसभा है। 38 सदस्य विधानसभा द्वारा, 36 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा और 8 शिक्षकों द्वारा तथा 8 स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं। 10 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।
मनोनयन भी इसमें होता है और हर साल 1/3 सदस्य रिटायर भी हो जाते हैं। विधान परिषद के सदस्य भी अपने में एक सभापति को चुनाव करते हैं और एक उपसभापति भी चुन लेते हैं अपना काम धाम चलाने के लिए कि कैसे सुचारू रूप से व्यवस्था होगी। उत्तर प्रदेश का विधानसभा कहाँ स्थित है? लखनऊ, सबको पता है। वही व्यक्ति विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है जो 25 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो। विधानसभा के सदस्यों को विधायक या एमएलए कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब पंचायती राज, संविधान के अनुच्छेद 40 में इंपॉर्टेंट है किस अनुच्छेद में पंचायत के बारे में बात की गई है? तो अनुच्छेद 40 में राज्य पंचायतों के संगठन के लिए कदम उठाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद ने 1958 में प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया था। किसकी सिफारिश थी? बलवंत राय मेहता की सिफारिश, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज, 3 स्तर की पंचायती राज को, देखिए क्या है कि पावर एक जगह पे सेंट्रलाइज ना हो। तो हमारे गांधी जी का कहना था कि ग्रामीण स्तर से ही पावर विकेंद्रीकरण होना चाहिए। तो अगर मान लो कि एक विकेंद्रीकरण का फ़ायदा क्या है कि अगर आपने एक पर्सन को चुना, जैसे मान लो कि आपने प्रधान को चुना, प्रधान काम सही नहीं करता है, तो आपने पंचायत स्तर के जो पंचायती राज के ब्लॉक प्रमुख को चुना है या बीडीसी को चुना है, वो अच्छा है तो वो काम करेगा। अब दोनों में से कोई नहीं अच्छा तो कम से कम विधायक काम करेगा। तो विकेंद्रीकरण से फ़ायदा है कि कम से कम, और विधायक है तो वो उससे बोल भी सकता है, उसके ऊपर दबाव भी डलवा सकता है कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो। अशोक मेहता ने, बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय सिफारिश की थी और अशोक मेहता ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। भारत में पंचायती राज का सर्वप्रथम उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंचायती राज का सर्वप्रथम उद्घाटन कहाँ पे हुआ था? 2 अक्टूबर। गांधी जी की ही योजना थी ना ये, वही चाहती थी कि पंचायती राज होना चाहिए, मतलब पंचायत स्तर पे ही सरकार का चुनाव होना चाहिए। तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में किया था। अब त्रिस्तरीय क्या होता है पंचायती राज? ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पे चुनाव हो जहाँ पे प्रधान चुना जाए। फिर पंचायत समिति बने खंड स्तर पर, मतलब ब्लॉक स्तर पर जिसको बोलते हैं, ब्लॉक प्रमुख हो जाए, ठीक है। फिर जिला स्तर पे हो तो जिला प्रमुख, जिला ब्लॉक प्रमुख, तो 3 स्तर ये हो गए, गांव, फिर ब्लॉक और फिर जिले स्तर पे। ग्राम पंचायत कई कस्बे, कई गांव आदि मिलकर ग्राम पंचायत बनते हैं। गांव में पानी, बिजली, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई आदि सुविधाओं की व्यवस्था करती है। पानी की व्यवस्था ग्राम पंचायत अभी कभी नहीं कर पाई है, बिजली की भी नहीं कर पाती है, यातायात की भी नहीं कर पाती, शिक्षा की भी नहीं कर पाती, स्वास्थ्य की भी नहीं कर पाती, सफाई की कर लेती है। तो अभी तक ग्राम पंचायत अपने कार्यों में पूरी तरह से फेल हुई है। ग्राम पंचायत मतलब आपका ग्राम प्रधान जो जो काम कराता है। अब आप देख लीजिए किसमें से कौन कौन सा काम ग्राम प्रधान कराता है। अगर आपके यहाँ ये काम सारे ग्राम प्रधान कराते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए उनके बारे में, ताकि उनका प्रचार प्रसार हो सके। जो अच्छा काम करे उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। पंचायत समिति, कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन किया जाता है। पंचायत समिति अपने क्षेत्र के सभी गाँव के विकास की योजना बनाती है। ग्राम पंचायतों को विशेषज्ञ उपलब्ध करवाकर विकास कार्यों को संपन्न करवाती है। इसका भी ग्राम पंचायत और पंचायत समिति की तरफ अपना प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होता है, किसका? जिला परिषद का। इसका गठन लगभग 50,000 की आबादी पर होता है। प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से जिला परिषद सदस्य पद का एक एक प्रतिनिधि निर्वाचित होता है। ग्राम पंचायत और पंचायत समिति की तरह ही जिला परिषद का कार्यकाल भी इसकी पहली बैठक से 5 वर्ष तक का होता है। ये सब 5 वर्ष का, जो भी चुने हुए होते हैं डायरेक्ट नुमाइंदे, सब 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। जिला प्रदेश के परिषद के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सीधे चुनकर आए सदस्यों के अलावा अन्य सदस्य भी होते हैं, जैसे जिले के सभी पंचायत समितियों के निर्वाचन प्रमुख, मतलब जिले के सभी पंचायत समितियों के निर्वाचन प्रमुख होते हैं, जिसको बीडीसी वगैरह बोला जाता है। लोकसभा और विधानसभा के वे सदस्य जिनका पूर्ण या आंशिक निर्वाचन क्षेत्र जिले के अंतर्गत पड़ता हो। राज्यसभा तथा विधान परिषद के वे सभी सदस्य जिनका नाम जिला की मतदाता में सूची हो। देखिए आपके पंचायत समिति के कौन कौन जिले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सीधे चुनकर अलावा कौन कौन सदस्य होते हैं इस जिला परिषद में, ठीक है। जिला परिषद में कौन कौन से सदस्य होते हैं? पंचायत समितियों के जो निर्वाचित प्रमुख हैं, ठीक है, जो भी पंचायतें अपने से प्रमुख को निर्वाचित करती हैं वो। लोकसभा और विधानसभा के वे सदस्य जिनका पूर्ण या आंशिक निर्वाचन क्षेत्र जिले के अंतर्गत पड़ता हो। दूसरा, राज्यसभा तथा विधान परिषद के वे सभी सदस्य जिनका नाम जिला की मतदाता सूची में दर्ज हो। मतलब ऐसे जो लोग राज्यसभा में हो या तो विधान परिषद में हो तो उनका नाम भी ऑटोमेटिक जिला की मतदाता सूची में दर्ज होता है। मतलब उनको
पहले तो वो राज्यसभा के सदस्य हों, विधान परिषद के सदस्य हों, लेकिन उस जिले की मतदाता सूची में, जिस भी जिले की मतदाता सूची में होंगे वो ऑटोमेटिक जिला परिषद के सदस्य माने जाएंगे। अब कौन कौन सी समितियां इसके लिए गठित की गई? एक बलवंत राय मेहता की 1957 में, फिर 1977 में अशोक मेहता की समिति गठित हुई, GV.K. राव की समिति की 1985 में, और LM सिंघवी की 1986 में गठन हुआ था। 64वां संविधान संशोधन इसी संबंध में 1989 में हुआ था और 73वां 1993 में हुआ था। अब ग्रामीण स्वशासन के बारे में हम दोस्तों कल पढ़ेंगे। कैसा आपको लगा? और जल्दी ही दोस्तों मैं जो DLED के अन्य छात्र हैं उनके लिए भी कुछ विशेष क्लासेस अरेंज कर दूंगा, और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह जो भी रहेंगे उसको बताकर जो भी आप पढ़ेंगे उससे तो आपको उससे ज़रूर फ़ायदा होगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, और आप लोग इसको थोड़ा पढ़िए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी जब इनके संबंधित प्रश्न कराएंगे ना तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, जब कोई चीज़ का आप बेसिक थोड़ा बहुत पढ़े रहेंगे ना तो उसके बाद प्रश्न करने का मजा अलग है। अभी चाहे तो डायरेक्ट प्रश्न करा सकते हैं, लेकिन अभी वो आनंद नहीं आएगा क्योंकि हवा ऊपर से जाएगा, तो रट्टाफिकेशन वाला सिस्टम नहीं है ना। जब आप बेसिक समझे रहेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन क्लियर कर देंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। थोड़ा सा पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, नौकरी पाइए। बाय बाय।